अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल उभरता सूरज पे खुशामदीद। मैं हूं सैयद जागम हसन। व्यूअर्स, मेरी कोशिश थी कि पहली वीडियो जो है वो मज़हब और फ़लसफ़े की तकरार के ऊपर बने, मगर इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल कुछ ऐसी हो चुकी है कि उसके ऊपर बात करना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। इस वक्त मुल्क के अंदर एक एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो बिल्ड हो चुका है। इसको अगर हम वाज़ेह लफ्ज़ों के अंदर कहें तो एक फ़ौज मुखालिफ बयानिया जो है वो आवाम के अंदर शोहरत पकड़ता जा रहा है। इस वक्त जो है तासुर ये बना हुआ है कि जो जमात इस वक्त इलेक्शन के अंदर एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके उतरेगी वो जमात कदरे बाकी जमातों के ज़्यादा वोट आवाम से हासिल कर सकेगी। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या है और किधर किधर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, इस चीज़ को समझना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। ज़्यादा दूर नहीं, सन 2017-16 के अंदर जिस वक्त नवाज शरीफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर करप्शन केसेस चल रहे थे, तो उस वक्त नवाज शरीफ ने एक फ़ौज मुखालिफ बयानिया क्रिएट किया और फ़ौज को खलाई मखलूक से तशबीह दी। तो उस वक्त नवाज शरीफ को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और आवाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा और आवाम जो थी वो सियासतदानों के बजाय फ़ौज के साथ खड़ी हुई थी। हत्ता कि मुल्क के अंदर पोस्टर लग चुके थे और लोग जो है वो फ़ौज को वेलकम कर रहे थे कि आप आएँ और आके टेक ओवर कर लें, क्योंकि फ़ौज जो है वो सियासतदानों की निस्बत फ़ौज पे ज़्यादा इत्तेमाद कर रही थी, क्योंकि अवाम का ख्याल ये था कि सियासतदान जो है वो होते ही करप्ट हैं और वो जो है मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं, बनिस्बत फ़ौज जो है वो मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकती है। सोचने वाली बात यह है कि इन 1-2 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जो अवाम है वो फ़ौज मुखालिफ जो है वो जाती गई और एक फ़ौज मुखालिफ बयानिया जो है वो अवाम के अंदर क्रिएट होता गया। पहली चीज़ तो ये हुई कि जो अवाम के अंदर एक ये परसेप्शन थी कि जो सियासतदान है ये करप्ट होते हैं। आप जब इमरान खान को इक़्तिदार के अंदर लेके आए, तो इक़्तिदार में लाने से पहले हमने ये चीज़ वाज़ेह की कि इमरान खान एक नाकाम सियासतदान हो सकते हैं, उनके पास सियासत की समझ-बूझ नहीं हो सकती, लेकिन वो करप्ट नहीं है। हमने उनको सुप्रीम कोर्ट से टाइटल दिलवाया कि वो सादिक और अमीन है। तो पहला तो नैरेटिव अवाम के अंदर और पहली एक सोच अवाम के अंदर ये गई कि इमरान खान करप्ट नहीं। दूसरी चीज़ क्या बनी, दूसरी चीज़ ये हुई कि अवाम के अंदर जो फ़ौज मुखालिफ जो चीज़ें आई, उसके अंदर सबसे पहले ये था कि अवाम को इस बात का बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर पता था कि जो फ़ौज है वो सियासत के अंदर अमल दखल करती है और कोई भी सियासी हुकूमत जो है, जमहूरी हुकूमत जो है, वो फ़ौज की मदद के बगैर बिल्ड नहीं होती। इमरान खान ने जो कार्ड प्ले किए फ़ौज के खिलाफ, वो इस तरह से किए कि उन्होंने ये चीज़ शो करवाई कि जब मेरी हुकूमत जा रही थी तो फ़ौज ने न्यूट्रल का रोल प्ले किया। हालांकि फ़ौज को जो है वो मदद करनी चाहिए थी मेरी हुकूमत बचाने के लिए। उन्होंने फ़ौज की सियासत में इंटरवीन ना करने को यूज़ किया और उन्होंने कहा कि फ़ौज ने एक करप्ट टोले को, जिसको पीडीएम की सूरत के अंदर लाके मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। तो ये एक चीज़ बनती चली गई और इमरान खान एक कार्ड प्ले करते गए फ़ौज के खिलाफ कि फ़ौज ने जो है वो एक करप्ट टोले की मदद की बजाय मेरी मदद करने के बजाय, क्योंकि मैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सादिक और अमीन था और जिस टोले को इक़्तिदार के अंदर लाया गया ये सुप्रीम कोर्ट से सदा याफ्ता मुजरिम थे। तो ये एक नैरेटिव अवाम के अंदर गया और अवाम ने इस चीज़ को कबूल किया। दूसरी चीज़ जो एक फ़ौज के खिलाफ यूज़ हुई वो मिसिंग पर्सन्स का केस था। मिसिंग पर्सन्स का केस एक तो हामिद मीर के थ्रू, क्योंकि हामिद मीर जो है वो अपने प्रोग्राम्स और अपने कॉलम्स के अंदर मुतअद्दिद बार जो है वो इनका मिसिंग पर्सन्स का ज़िक्र करते रहे बलूचिस्तान के अंदर। अच्छा, मिसिंग पर्सन्स का केस पंजाब के अंदर अभी आजकल जो है शुरू हुआ है। ये चीज़ आज से 5, 10, 15 साल पहले जो है, 20-25 साल पहले भी बलूचिस्तान के अंदर बहुत आम थी। इवन ये काम जो 1970s के अंदर वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर स्टार्ट हो गया था कि बलूचिस्तान के अंदर जो है लोग मिसिंग हो रहे थे और वो इस वजह से हो रहे थे कि फ़ौज उनको तफ्तीश कर रही थी और उनसे पूछ रही थी कि आप जिन एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस हैं, आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन्स का होना ज़रूरी था। ये नैरेटिव बलूचिस्तान से यहाँ पंजाब के अंदर लाया गया मंजूर पश्तीन वगैरह के थ्रू। मंजूर पश्तीन वगैरह जो थे वो ये काम कर रहे थे कि वो ये बात उन्होंने एक नारा भी लगाया जो कि लगाना मुनासिब नहीं है इस वक्त। ये जो वो कहते थे कि जो दहशत गर्दी है इसके पीछे, वो जो भी वो एक नैरेटिव एक नारा यूज़ करते थे, वो यही कहते थे कि ये जो है पब्लिक के अंदर जो यहाँ पे हमारे लोग मिसिंग होते हैं उसके अंदर फौज, हालांकि जो लोग मिसिंग हो रहे थे वो दहशतगर्द कार्रवाइयों के अंदर मुलविस थे, तो वहाँ फौज का काम बनता है कि उन लोगों को पकड़े और इन्वेस्टिगेट करे। खान साहब का इशू क्या हो रहा है? खान साहब का मसला ये आ रहा है कि खान साहब जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इस वक्त इंडिकेट कर रही हैं, उनकी एक्टिविटीज़ जो कि रियासत के अगेंस्ट जा रही हैं। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त पीटीआई के साथ या उनके कारकुनान के साथ पकड़ धकड़ हो रही है, ये मामला पहले भी हुए थे इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर। जिस वक्त राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था मंशियात केस के अंदर, तो उस वक्त क्या राना सनाउल्लाह साहब की जो वाइफ थी वो सड़कों के ऊपर नहीं थी? बिल्कुल थी। शाहिद खकान अब्बासी का केस चला, शाहिद खकान अब्बासी करप्शन केस के अंदर थे, ख्वाजा साद रफीक पैरागॉन केस के अंदर थे, तो ये तमाम तर लोग जो है वो जेलों के अंदर थे। लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम क्या थी? उसका प्रॉब्लम ये थी कि जो इनकी क्रेडिबिलिटी है वो पब्लिक के अंदर इतनी अच्छी नहीं थी। जब ये लोग जेलों के अंदर गए तो उस वक्त पब्लिक कहती है ठीक है, सियासतदान है, इनका काम है जेलों के अंदर, ये तो जाते रहते हैं सियासतदान, इनका तो कोई ऐसा मसला नहीं है सियासतदानों का, ये जेलों के अंदर जाएं और सियासतदान जेलें काटते रहते हैं और ये करप्शन केसेस के अंदर जेलों के अंदर जा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त इमरान खान अरेस्ट हुए उस वक्त मामला डिफरेंट था। आप इमरान खान को जिस टाइम एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के तौर के ऊपर लेके आएंगे ना, तो तब मामला थोड़े अलग होंगे। लेकिन आप उनकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को साइड पे रखें
और जस्ट उनकी एक पर्सनालिटी को एज ए क्रिकेटर देखें। तो जिस टाइम इमरान खान अरेस्ट हुए, उस वक्त एक बच्चे को भी उतना ही कंसर्न था कि इमरान खान अरेस्ट हो गए, एक नौजवान को भी उतना ही कंसर्न था और एक बूढ़े को भी उतना ही कंसर्न था कि इमरान खान अरेस्ट हो गए। क्योंकि इमरान खान सियासत में आने से पहले पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा चुके थे, शौकत खानम बना चुके थे, इसके अलावा और फलाही काम फंड रेजिंग वगैरह वो कर चुके थे। तो ये पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट्स थे। इवन के जो इस वक्त सियासी पार्टियां जो हैं, जो उस वक्त इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रही हैं, अगर हम 92 के वर्ल्ड कप के अंदर जाएं तो उस वक्त तो बहसियत कौम हर बंदा इमरान खान का मद्दा था। आज भी नून लीग के पुराने वर्कर्स जो हैं आवाम के अंदर जो मौजूद हैं, लोग जो इस वक्त इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं, क्या जिस वक्त इमरान खान एज ए क्रिकेटर थे क्या वो उनके मद्दा नहीं थे? इमरान खान की पर्सनैलिटी को बहसियत क्रिकेटर यहाँ पे हर बंदा लाइक करता है। बट इमरान खान की सियासी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये रही है कि इमरान खान ने हमेशा जो है वो सड़कों की सियासत की है। इमरान खान ने कभी भी पार्लियामेंट को तरजीह नहीं दी। वो ना पार्लियामेंट में आके बैठे हैं, ना उन्होंने कभी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को बहाल करने की कोशिश की है। जब कोई मामला होता है वो फौरी तौर पर आवाम को कहते हैं कि आप सड़कों के ऊपर आ जाएं। सड़कों के ऊपर मसाइल के हल नहीं निकला करते। आपको याद है कि जिस टाइम इमरान खान की गवर्नमेंट बनी थी और इमरान खान पार्लियामेंट के अंदर आए थे, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने इनको कहा था कि आए बैठे हम चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करते हैं ताकि इस मुल्क की मैशत को संभाला मिल सके। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि नहीं, आप मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं। सर, उनको एनआरओ फिर मिल चुका है। हुआ क्या है कि आपकी सियासत जो है इस वक्त स्टेक के ऊपर लग गई है, आपकी पार्टी का शराधा बिखर चुका है इस टाइम। तो होता क्या है, आप जब भी लोगों के साथ मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, मामलात के हल निकलते हैं। आप जब अपनी अना के मसाइल बनाएंगे और कहेंगे कि मैंने किसी के साथ बैठना ही नहीं है, अब आप बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन लोग आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है इस टाइम, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके शिकंजे के अंदर आ चुके हैं इस टाइम। तो हमेशा ये अवाम का काम बनता है कि वो इमरान खान साहब के ऊपर उनको फोर्स करें इस चीज़ के लिए, खान साहब आप अपनी सियासत का अंदाज जो है वो बदलें। आप जो है सड़कों की सियासत खत्म करें और आप पार्लियामेंट के अंदर वापस जाएं और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बहाल करें। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप ट्रूप्स बना रहे हैं इस मुल्क के अंदर, जो हर टाइम जो है वो जब कोई मामला हो सड़कों के ऊपर निकलना, तोड़ फोड़ शुरू कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। ये मामला उस वक्त होते हैं जो बांग्लादेश के अंदर हुए थे। बांग्लादेश के अंदर ट्रूप्स बन चुके थे और वो रियासत की अलहदगी, और उसके अंदर क्या हुआ, दुश्मन मुल्क जो है वो इन्वॉल्व हुआ और उस मुल्क को अलग करके बांग्लादेश एक सेपरेट मुल्क बन गया। क्या आप मुल्क के अंदर ये करना चाह रहे हैं? देखें, मामला जो है वो कभी भी इस तरह हल नहीं हुआ करते। एहतजाज करना जो है वो हर मसले का हल नहीं होता। एहतजाज होता क्यों, पहले इस चीज़ को भी समझ लेना चाहिए। एहतजाज सिर्फ इसलिए होता है कि एक मसला है वो अवाम की नज़रों से ओझल था, या जो हुक्मरान है उनकी नज़रों से ओझल था, या हुक्मरान उसके ऊपर रूगर्दानी कर रहे हैं, वो उस मामले को तवज्जो नहीं दे रहे। आप एहतजाज करते हैं और उस मामले को रियासत के नोटिस के अंदर लेके आते हैं और आवाम को बताते हैं कि ये मसला जो है ये इग्नोर हो रहा है। जब वो मसला रियासत के जो ओहदेदारान होते हैं और जो जिम्मेदारान होते हैं उन तक पहुंच जाता है, उसके बाद एहतजाज खत्म हो जाता है। उसके बाद डायलॉग की टेबल पर जाते हैं और वहाँ जाके मसाइल को हल करते हैं। आप कभी भी डायलॉग की टेबल पर आने के लिए रेडी ही नहीं होते। आप उस वक्त डायलॉग की टेबल के ऊपर आने के लिए रेडी हुए जब सारे मामला जो खत्म हो चुके हैं। अब मेरा जो तज्जिया उसके मुताबिक ये है कि जो एनालिसिस कह लें या मेरी एक सोच है उसके मुताबिक ये मुज़ाकरात जो है वो इतनी जल्दी मुज़ाकरात की तरफ से दोनों पार्टीज नहीं आएंगी। जब तक 9 मई के वाकयात के जो जिम्मेदारान हैं वो जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच जाते, ये जो मुज़ाकरात हैं वो इस टाइम नहीं हो सकते। हालांकि मेरा ये मानना है कि जो इमरान खान गलती करते रहे वो गलती अब इस साइड से ना हो। दोनों को मुज़ाकरात के लिए रेडी हो जाना चाहिए और टेबल के ऊपर आकर मामला को हल कर लेना चाहिए। देखें, एक घर के अंदर भी अगर दो भाई लड़ पड़े ना, तो आपको मुज़ाकरात करके उनसे बातचीत करके मामला को हल करते हैं। अगर आप लड़ाई की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप तबाही की तरफ जा रहे हैं। इल्ज़ाम दर इल्ज़ामात लगते रहते हैं। अगर आपने मामले को सोल्यूशन की तरफ लेके जाना होता है तो आपको पुरानी बातों को भूलना पड़ता है। खान साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि 500 बंदा अगर आपके खिलाफ है तो आप 500 के 500 बंदे को फांसी के ऊपर लटका दें। ये चीज़ें नहीं होती। आपको तो जितनी फ्रेंडली अपोजिशन मिली आपकी हुकूमत के अंदर, शायद ही किसी जमात को मिली हो। आपके पहले दौर के अंदर जब कोविड आ गया, कोरोना के टाइम के ऊपर कोई सियासी जमात आपके खिलाफ नहीं निकली। कोविड का एक टाइम आ गया, उसके बाद जो एहतजाज हुए, जो मरियम नवाज और पीडीएम गवर्नमेंट मौलाना फजल रहमान मिलकर निकाला, उसके अंदर तो आवाम ही नहीं थी। आपने तो खुद वेलकम किया था कि आज इस्लामाबाद आके बैठ गए, मुझे कोई मसला नहीं है। उसकी रीजन ये थी कि आपको पता था पब्लिक ही नहीं निकली। आपको जहाँ थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी वो तहरीक बैक की तरफ से करनी पड़ी थी। आपने उन लोगों के साथ क्या किया? आपने स्कीम मोड के अंदर मस्जिदों के अंदर ओपन फायरिंग की उनके कारकुनान के ऊपर। तो देखें, आप भी ये सब कुछ अपने दौर के अंदर कर चुके हैं। वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, आपने वो चीज़ें फेस कर ली हैं, अब अपनी अना के मसाइल ख़त्म करें, लोगों के साथ आगे बैठें। आपको अगर ये लग रहा है ना कि पब्लिक के जोर के ऊपर आप कोई हुकूमत कायम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान का स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे गवर्नमेंट को और फौज को एक पेज के ऊपर चलना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि जो यहाँ के फौजी हुक्मरान है ना, उनको सियासत का उस तरह से आइडिया नहीं है कि पब्लिक के साथ डील किस तरह करना है। इसी तरह जो हमारे सियासतदान हैं, उनको यहाँ की सरहदों की नॉलेज नहीं है कि किस तरह सरहदों की हिफाजत करनी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है और जो इसके इर्द गिर्द की बाउंड्रीज हैं वो बड़ी डिफरेंट है। आपके साथ इंडिया भी लगा हुआ है, अफगानिस्तान है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए फौज और हुकूमत का एक पेज के ऊपर होना ज़रूरी होता है। फिर करना क्या होता है, अगर आपको लग रहा है कि सिस्टम के अंदर गलती है तो आप क्या करेंगे? आप सिस्टम के अंदर रह के फाइट करेंगे या सिस्टम के खिलाफ बगावत कर देंगे?
अगर तो आप बगावत कर देंगे तो वहाँ तो फिर स्टेट का काम बनता है कि वो बगावत के ऊपर जो है एक्शन ले, उसके ऊपर फिर आपका रोना नहीं बनता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो स्टेट का काम है, स्टेट अपनी रिट कायम करती है। तो हल हमेशा जो है हर चीज़ का हल यही होता है कि डायलॉग की टेबल के ऊपर है, मामला को हल करें। आप जब तक डायलॉग की टेबल के ऊपर नहीं आएंगे, ये मामला चाहे इंडिविजुअल सतह के ऊपर हो, कोई भी इशू हो, वो ये नेशनल सतह के ऊपर हो या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो, मामला का हल हमेशा डायलॉग के थ्रू निकलता है। आप जितनी लाशें बिछाना चाहेंगे, लाशें बिछती चली जाएंगी और जो है वो लोगों के अंदर नफरत फैलती चली जाएगी और लोग जो है मायूसी की तरफ मजीद जाएंगे। मामलात का हल हमेशा डायलॉग के ऊपर निकलेगा। आप आएँ, बैठें, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व करें। दो पार्टीज़ के अंदर अगर नई बातचीत हो रही, किसी एक्सटर्नल जो है आप फैक्टर को इन्वॉल्व करें जो आपके दरमियान मुज़ाकरात करवा मामला को सोल्यूशन की तरफ लेके जाए। क्योंकि इस वक्त आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है गुर्बत के अंदर किसी भी, और इकॉनमी का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। अभी पब्लिक को इस चीज़ का नहीं पता कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम कितनी एफर्ट कर रही है इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए। क्योंकि मसला ये हो चुका है कि इस टाइम खान साहब की गलत बात भी लोगों को सही लग रही है और उनकी सही बात भी लोगों को गलत लग रही है। प्रॉब्लम ये हुई हुई है कि इस टाइम इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए आपको जो है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बड़ी जमात को कोने के ऊपर लगा दें, उसके बाद आप इलेक्शन करवा दें पब्लिक वोट के लिए। आप देख लेना वोट का टर्नआउट, अगर आप तहरीक इंसाफ को जो है वो बैन करके इलेक्शन करवाएंगे तो वोट का टर्नआउट ही नहीं निकलेगा, पब्लिक बाहर ही नहीं निकलेगी वोट कास्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं होता कि आप पब्लिक की एक बड़ी राय को ख़त्म करके और आप फिर ये कहेंगे कि जमहूरियत है, वो फिर जमहूरियत नहीं रहेगी। जमहूरियत को कायम रखने के लिए हमेशा डायलॉग होता है, और मेरी यही गुजारिश है तमाम जो जिम्मेदारान हैं कि वो आएँ, बैठें, डायलॉग करें और मामला को हल करें। मामला हल हो जाएंगे। जहाँ तक खान साहब का मसला है, खान साहब इस पोजीशन के अंदर हैं कि वो इस टाइम डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। उनसे आप मुज़ाकरात करें और कुछ मुतालबात, खान साहब हमेशा मामलात सब्र व तहम्मुल के साथ हल होते हैं, और ये पब्लिक को भी इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि आप हर मसले के लिए एहतजाज करके अपने मुतालबात नहीं मनवा सकते। रियासत के अपने कुछ मसाइल होते हैं, वो आपके हर मुतालबे को तस्लीम नहीं कर सकती। आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, एक सही वक्त का वेट करना पड़ता है। जब वक्त आता है उस वक्त आप अपनी बात सामने रखते हैं। एक छोटा सा मैसेज था इस वीडियो के ज़रिए, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आइंदा वक्तों के अंदर एक अच्छे हालात की तरफ जाएगा और पाकिस्तान की मैशत जो है वो तरक्की करेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।